बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 वेव्स हम पढ़ रहे थे। आज इस चैप्टर के आखिरी जो टॉपिक रह गए थे वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ओपन आर्गन पाइप। इससे पहले हम क्लोज आर्गन पाइप के अंदर जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल और ओवरट्यून फ्रिक्वेंसीज जो थे उनके फार्मूले हमने डिराइव किए थे। अभी हम देखेंगे ओपन आर्गन पाइप में सेम फिनोमेना। तो जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ये हमारे पास एक ओपन आर्गन पाइप है जिसकी लेंथ सपोज हम कहते हैं कि टोटल लेंथ एल है। और इसके अंदर जो फंडामेंटल मोड है, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास किसके बराबर है वो हम डिराइव करने जा रहे हैं। सपोज जो लेंथ है इस पाइप की वो एल है और यहाँ पे जो वेव लेंथ बन रही है वो ऑलमोस्ट बन रही है हाफ। तो इस पूरी लेंथ के अंदर कितनी वेव लेंथें बन रही हैं? हाफ वेव लेंथ बन रही है। अगर आप देखें तो ये बेसिकली क्वार्टर ऑफ द वेव लेंथ है और अगेन ये क्वार्टर ऑफ द वेव लेंथ है। तो क्वार्टर प्लस क्वार्टर दिस विल बी इक्वल टू हाफ। तो ये पूरी की पूरी हाफ वेव लेंथ है। तो हम कह सकते हैं कि जो एल है वो लेमडा बाई टू यानी कि हाफ वेव लेंथ के बराबर है। यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालें तो लेमडा इज इक्वल टू एल। वन सुपरस्क्रिप्ट में ये दिखा रहा है कि हम फंडामेंटल वेव लेंथ को देख रहे हैं इन ऑर्डर टू डिराइव फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। उसके बाद जो जनरल फार्मूला है हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लेमडा, जो कि लेमडा वन है तो फ्रिक्वेंसी भी हमारे पास फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एफ वन होगी और एफ वन इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा वन। यहाँ पे लेमडा की वैल्यू पुट कर दें विच इज़ टू एल। यहाँ पे टू एल पुट कर दें तो ये फार्मूला बेसिकली किसका है? फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का है फॉर एन ओपन आर्गन पाइप, ओपन आर्गन पाइप के लिए। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी किसके बराबर है? एफ वन इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई टू एल। अब जो सेकंड मोड है वाइब्रेशन का उसको हम देखते हैं। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के केस में अगेन दिस इज टोटल लेंथ ऑफ ओपन आर्गन पाइप हुज बोथ एंड आर ओपन। तो यहाँ पे वेव लेंथ और लेंथ ऑफ द पाइप के दरमियान रिलेशनशिप क्या है? ये ऑलमोस्ट एक वेव लेंथ बन रही है। अगर आप देखें यहाँ पे ये वाला पॉइंट लें और यहाँ पे अगेन ये पॉइंट आपको मिल रहा है तो दो कंजक्टिव पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस जहाँ पे इन दोनों का फेस एक जैसा हो तो उसको हम कहते हैं वेव लेंथ। तो यहाँ पे कंप्लीट एक वेव लेंथ बन रही है। अदरवाइज आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये बेसिकली क्वार्टर वेव लेंथ है, ये क्वार्टर वेव लेंथ है, क्वार्टर और क्वार्टर हाफ बन जाएगी और हाफ वेव लेंथ ये है। तो एल इजिकल टू लेमडा के बराबर आ जाएगा, एल इजिकल टू लेमडा। और चूंकि ये सेकंड मोड है तो हम लेमडा टू लेंगे। अगेन सेम एफ टू जो था, एफ वन जो था वो वी बाई लेमडा वन था और एफ टू जो है वी डिवाइड बाई लेमडा टू हो जाएगा। और एफ टू इजिकल टू लेमडा की जगह हमने उसकी वैल्यू एल जो है वो पुट कर दी है। अब नेक्स्ट हम टू के साथ इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। टू के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, टू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये जो वी डिवाइड बाई टू एल है अगर आप देखें तो ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है। यहाँ पे वी डिवाइड बाई टू एल की जगह हम क्या पुट कर देंगे? एफ वन। सो वी नो दैट एफ वन इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई टू एल। तो अगेन एफ टू इज इक्वल टू ये जो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे एफ वन आ जाएगा। तो जो हमारे पास सेकंड मोड या जो सेकंड ओवरट्यून फ्रिक्वेंसी होगी वो बेसिकली डबल होगी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का। नेक्स्ट थर्ड मोड को हम देखते हैं। थर्ड मोड के अंदर जो हमारे पास सिचुएशन बनेगी वेवलेंथ की वो क्या होगी? तो ये बेसिकली हमारे पास बन रही है यहाँ से हम स्टार्ट करें तो ये कम बन रही है तकरीबन एक वेवलेंथ, क्योंकि एक क्रस्ट और एक ट्रॉफ मिल रहा है। ये एक लेमडा बन गया और ये क्वार्टर लेमडा यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्वार्टर लेमडा। तो क्वार्टर प्लस क्वार्टर हाफ लेमडा और ये पूरे का पूरा क्या बन गया? एक लेमडा बन गया। तो लेमडा प्लस हाफ लेमडा ये हमारे पास बन जाएगा थ्री लेमडा बाई टू। अगेन लेंथ जो हमारे पास है वो बेसिकली थ्री लेमडा बाई टू के बराबर आ रही है। यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल दें तो जो चीज़ें लेमडा के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी क्वेश्चन के, और जो डिवाइड हो रही हैं दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होंगी। तो टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ लेंथ के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो टू एल हो जाएगा और थ्री इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा तो टू एल बाई थ्री। तो लेमडा थ्री इज इक्वल टू एल बाई थ्री। अगेन एफ थ्री इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई लेमडा थ्री। यहाँ पे लेमडा की वैल्यू हम पुट करेंगे तो लेमडा की वैल्यू क्या आएगी? टू एल बाई थ्री। तो वी डिवाइड बाई टू एल बाई थ्री और ये थ्री उलट के ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या बन गया? थ्री वी डिवाइड बाई टू एल। तो देखते हैं क्या आता है। एफ थ्री इज इक्वल टू थ्री वी डिवाइड बाई टू एल। अगेन थ्री को अगर आप सेपरेट कर दें तो वी डिवाइड बाई टू एल ये किसके बराबर बन रहा है? वी डिवाइड बाई टू एल। ये आपके पास फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है। सो वी कैन राइट एज एफ थ्री इज इक्वल टू थ्री उसी तरह से है और वी डिवाइड बाई टू एल की जगह एफ वन पुट कर दिया और ये मैंने बता भी दिया है कि एफ वन बेसिकली वी डिवाइड बाई टू एल के बराबर है। तो हमारे पास
जो थर्ड ओवर ट्यून फ्रिक्वेंसी आएगी वो बेसिकली ट्रिपल होगी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का। तो आपने देखा कि जो हमारे पास फर्स्ट फ्रिक्वेंसी थी F1, वो बेसिकली V डिवाइड बाई 2L थी। F2 जो थी वो 2 इंटू F1 थी। F3 जो थी वो 3 इंटू F1 थी। तो सिमिलरली जो F4 होगी वो क्या हो जाएगी, 4 इंटू F1। और इसी तरह से F5 क्या हो जाएगी, F5 इंटू 5F1। तो इस तरह से अगर आपके पास nth फ्रिक्वेंसी है तो Fn इज इक्वल टू n इंटू F1। तो nth फ्रिक्वेंसी के लिए हमारे पास फार्मूला ये आ जाएगा, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो ये बेसिकली ओवर ट्यून फ्रिक्वेंसीज के लिए फार्मूला है विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारे स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड टॉपिक ख़त्म हो गए हैं। आगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डॉपलर्स इफेक्ट। तो डॉपलर्स इफेक्ट बेसिकली क्या है, डॉपलर्स इफेक्ट वो फिनोमेना है जिस फिनोमेना में अगर वेव प्रोड्यूसिंग सोर्स और ऑब्जर्वर ये एक दूसरे के रिलेटिव मूव करें तो फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आता है, वेव की जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर चेंज आता है। और ये जो फिनोमेना है इसे डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। अब वेव्स जो है वाटर वेव्स भी हो सकती हैं, वेव्स लाइट वेव भी हो सकती हैं, साउंड वेव्स भी हो सकती हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे साउंड वेव्स की। तो जब एक साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है वो मूव करके आ रहा है टुवर्ड्स लिसनर या मूव करके अवे फ्रॉम लिसनर जा रहा है, तो जो साउंड वेव्स वो प्रोड्यूस कर रहा है लिसनर के पास जो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज शिफ्ट आएगी, चेंज आएगी। तो या तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होगी या फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। ये जो फिनोमेना है फ्रीक्वेंसी के अंदर जो शिफ्ट आ रहा है ड्यू टू द मोशन ऑफ ऑब्जर्वर और ड्यू टू द मोशन ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स, इसे हम डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट्स क्या है, बेसिकली द चेंज इन पिच। अच्छा, पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी पिच साउंड की जो है वो ज़्यादा होगी, हाई होगी। जो बच्चे या औरतें होती हैं उनकी साउंड की पिच हाई होती है, मतलब उनकी साउंड की फ्रिक्वेंसी हाई होती है। इस तरह से जो मेल्स होते हैं उनकी साउंड की फ्रिक्वेंसी लो होती है, लिहाजा उनकी आवाज़ भारी या ग्रेव होती है। तो the change in pitch or the change in frequency of sound caused by relative motion of source of sound or listener or both is called Doppler's effect. सोर्स मूव कर रहा हो टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लिसनर, लिसनर मूव कर रहा हो टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सोर्स, और बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम ईच अदर इज एंड द चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज ऑब्जर्व, दिस इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। और जनरल डेफिनेशन जो विद रिस्पेक्ट टू वेव्स है, ये तो हमने पर्टिकुलर केस लिया वेव्स का, तो जनरल जो डेफिनेशन है डॉपलर्स इफेक्ट की वो क्या है, द चेंज इन अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, वो जो फ्रिक्वेंसी के अंदर जो चेंज आ रहा है अपेरेंटली किसी भी वेव के, व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर इन रिलेटिव मोशन, जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों रिलेटिव मोशन में हो, दोनों एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे के अवे मूव कर रहे हो, तो बेसिकली फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। अब ये जो फिनोमेना है ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, फॉर एग्जांपल आप रेलवे ट्रैक के ऊपर रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़े हैं और दूर से एक ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन की जो विसल है वो आपको सुनाई दे रही है। जब आपसे ट्रेन दूर है तो आपको ट्रेन की विसल की आवाज़ मोटी सुनाई देगी या ग्रेव सुनाई देगी, लेकिन जो जो ट्रेन आपको अप्रोच करेगी आवाज़ पतली होती जाएगी, यानी कि पिच हाई होती जाएगी या फ्रीक्वेंसी हाई होती जाएगी। और जो ही आपको आपसे मूव करके अवे जाएगी तो अगेन साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जाएगी, यानी कि पिच लो होती जाएगी। ये जो फिनोमेना है इसको हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। इस फिनोमेना को मैं आपको एक वीडियो से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज हमारे पास एक 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 सोल्जर है और उसके पास से एक जहाज़ गुजर के जा रहा है, तो देन ही इज़ ऑब्जर्विंग साउंड, तो यू कैन हियर इन दिस वीडियो। अब यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि जब प्लेन इसकी तरफ मूव करके जा रहा था सोल्जर की तरफ, तो उस वक्त साउंड जो थी वो थिन होती गई, और जो ही इसे क्रॉस करके फर्दर मूव किया इसने तो आवाज़ ग्रेव होती गई, भारी होती गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब
सोर्स मूव करके जा रहा था लिसनर की तरफ, तो साउंड की फ्रिक्वेंसी हाई हो गई, इंक्रीज हो गई। और जब ऑब्जर्वर से अवे मूव किया इसने, तो साउंड की फ्रिक्वेंसी लो हो गई। ये जो चेंज इन फ्रिक्वेंसी है ड्यू टू द मोशन ऑफ सोर्स फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू लिसनर, इसे हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। जब सोर्स या लिसनर एक दूसरे से टूवर्ड्स और अवे मूव करके जा रहे हो, तो उस फ्रिक्वेंसी के अंदर जो चेंज आता है, दिस इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। इसको हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। इस तरह के बहुत सारे केसेस आप देख सकते हैं। जिस तरह से एक एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई आपके पास से गुजरे, तो आप उसकी आवाज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि तो वो बेसिकली पहले आवाज़ उसकी थिन होगी जब आपको अप्रोच करिए, और फिर जब आपको अप्रोच करके आगे गुजर जाएगी तो आवाज़ उसकी ग्रेव होती जाएगी। तो सपोज हमारे पास एक सोर्स है जिसकी फ्रिक्वेंसी एफ है और स्पीड वी है, और दोनों सोर्स और लिसनर दोनों रेस्ट पर हैं, तो उस केस में हम जो सपोज हम कहते हैं कि जी सोर्स मूव कर रहा है या लिसनर मूव कर रहा है, तो जो डिस्टेंस कवर है वो एस इज इक्वल टू वी इंटू टी है। ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि जो एक एक मीटर पर एक सेकंड के अंदर जो उसने सोर्स ने डिस्टेंस कवर किया है, अगर टाइम 1 सेकंड है, तो उस केस में हमारे पास स्पीड जो इसकी आएगी, डिस्टेंस, वो स्पीड के बराबर ही आएगी। और अगर दोनों रेस्ट पर हैं, यानी कि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों रेस्ट पर हैं, तो हमारे पास फार्मूला जो आएगा वो बेसिकली लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। आप देखेंगे कि फ्रिक्वेंसी भी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, दोनों रेस्ट पर हैं, तो वो जो कांस्टेंट स्पीड है एक दूसरे के रिलेटिव वो मूव कर रहे हैं, और लैम्डा जो है वो भी चेंज नहीं हो रहा। इस केस में हमारे पास फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स है। अगर आप देखें कि फ्रिक्वेंसी बढ़े तो वेवलेंथ डिक्रीज हो गया, वेवलेंथ डिक्रीज हो तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, और वेवलेंथ इंक्रीज करे तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी। अब जो डॉपलर इफेक्ट है, इसको एक एनिमेटेड इमेज से आप देख सकते हैं, गिफ फाइल से आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखें दो ऑब्जर्वर हैं। यहाँ पे इस केस के अंदर साउंड वेव्स नहीं है, लाउड लाइट वेव्स हैं, और ये लाउड लाइट वेव्स एक ऑब्जर्वर से दूसरे ऑब्जर्वर की तरफ मूव करके जा रही हैं। जो जो लाइट वेव पहले ऑब्जर्वर जो कि मेल है उससे मूव करके अवे जा रही है, तो आप देखें यहाँ पे वेव लेंथ इंक्रीज हो रही है। और जब वेव लेंथ इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, और जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो साउंड की पिच कम होनी चाहिए। यहाँ पे चूँकि लाइट है, अगर आप इसे एज्यूम कर लें कि ये साउंड सोर्स है, तो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी, आवाज़ ग्रेव होती जाएगी। इसी की निस्बत ये सोर्स, लाइट सोर्स मूव करके जा रहा है टूवर्ड्स दिस फीमेल, तो इस केस के अंदर वेव लेंथ आप देखें डिक्रीज होती जा रही है। जब वेव लेंथ डिक्रीज होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो पिच हाई होगी, और जब पिच हाई होगी तो आपको थिन या श्रिल या पतली आवाज़ सुनाई देगी, अगर आप इसे एज्यूम करें कि ये लाइट सोर्स है। सेम थिंग कैन बी ऑब्जर्व इन वाटर वेव्स, इन लाइट वेव्स, इन साउंड वेव्स। तो ये डॉपलर इफेक्ट वेव्स के लिए जनरली। तो बेसिकली यहाँ पे सोर्स मूव कर रहा है टूवर्ड्स द अवे, जिसकी वजह से वेवलेंथ चेंज हो रही है। अब जो डॉपलर इफेक्ट है, इसके 6 मुख्तलिफ केसेस हो सकते हैं, और उसके अंदर हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो पहला केस ये है कि अगर आपके पास जो सोर्स है वो मूव कर रहा है स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर रुका हुआ है और सोर्स मूव करके जा रहा है उसके टूवर्ड्स, उसके करीब जा रहा है। दूसरा केस ये होगा कि सोर्स ही मूव करके जा रहा है लेकिन अवे मूव करके जा रहा है फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो सोर्स मूव करके जा रहा है अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तीसरा केस क्या हो सकता है कि सोर्स रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर टूवर्ड्स मूव करके जा रहा है, तो हम कह सकते हैं व्हेन ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। और चौथा केस क्या होगा, व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स। तो पहले केस में सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, फिर सोर्स मूव अवे कर रहा है फ्रॉम ऑब्जर्वर, फिर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टूवर्ड सोर्स, फिर मूव अवे कर रहा है फ्रॉम सोर्स, और फिर ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करके जा रहे हैं। और छठा केस, जब ये दोनों एक दूसरे से अवे मूव करके जा रहे हैं। तो इन सब के लिए हम मैथमेटिकल फार्मूलाज डिराइव करेंगे। तो सबसे पहला हम केस देखते हैं व्हेन सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो सपोज होता ये है कि जब ये हमारे पास एक सोर्स है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, जब ये सोर्स मूव कर रहा है और एक कंटिन्यूसली साउंड वेव्स प्रोड्यूस करवा रहा है, और ये एक सर्कल जो है वो ज्यूम करें कि ये एक वेव है, और इन इन दो सर्कल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेव लेंथ है। तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वेव लेंथ यूनिफॉर्म है या वेव लेंथ ज़्यादा है, और जो जो ये मूव करके जा रहा है तो वेव लेंथ कम होती जा रही है। तो बेसिकली हो ये रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो 1 सेकेंड है, तो सपोज हम कहते हैं कि 1 सेकेंड के बाद एक वेव जनरेट हो रही है, ठीक है, जो इसके ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है। लेकिन 1 सेकंड के बाद ये जो कार है ये आगे मूव करके आ चुकी थी, और इस दौरान एक और वेव प्रोड्यूस हुई है, और फिर अगेन
इट मूव्स फर्दर अगेन, एक और वो वेव प्रोड्यूस होगी और ये वेव बेसिकली कंप्रेस हो जाएंगी। तो जब सोर्स मूव कर रहा हो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर तो वेवलेंथ चेंज होगी और डिक्रीज होगी जब मूव कर रहा हो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। और जब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मूव करके जा रहा हो तो इसकी ऑपोजिट केस होगा, यानी जो वेव लेंथ है, ये जो गैप है इन इन सर्कल्स के दरम्यान, वो इंक्रीज होते जाएंगे, इन वेव लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। तो पहला केस हम देखते हैं, व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास एक सोर्स एस है और वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी स्पीड वी है और एफ उनकी फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ लेमडा है। तो जब हम कहते हैं कि जब ये दोनों रेस्ट पर थे, यानी सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों रेस्ट पर थे, तो उस केस में सपोज हम कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ है और जो स्पीड है साउंड की वो वी है। तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी इस केस में जब दोनों रेस्ट पर हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड उसी तरह से रहेगी और ये लेमडा वेवलेंथ भी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब हम केस लेते हैं कि जब हम सोर्स मूव कर रहा हो टूवर्ड्स लिसनर। तो सपोज हम कहते हैं कि सोर्स मूव कर रहा है विद स्पीड वी एस टूवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, देन द रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, वी माइनस वी एस। तो हमारे पास ये साउंड वेव्स प्रोड्यूस होके साउंड वेव्स इस डायरेक्शन में जा रही हैं और ये सोर्स भी इसी डायरेक्शन में मूव करके जा रहा है, तो ये एक दूसरे में से क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो हमारे पास फार्मूला जो आएगा वो लेमडा प्राइम इज इक्वल टू वी टी माइनस वी एस इंटू टी। ये बेसिकली लेमडा प्राइम इज इक्वल टू वी टी, ये फार्मूला कैसे आया है, या माइनस वी एस इंटू टी, ये बेसिकली लेमडा इज इक्वल टू वी इंटू टाइम पीरियड था। अगर आप देखें तो अभी हमने ये फार्मूला देखा है यहाँ पे इस केस के अंदर v इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। अगर हम डिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ले लें तो यहाँ पे लेमडा आ जाएगा। टाइम को हम ले लें इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे स्पीड रिलेटिव स्पीड ले लें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी लेमडा इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड, यानी कि वी प्राइम हम उसे कह लेते हैं, और यहाँ पे कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड आ जाएगा। और रिलेटिव स्पीड हमने कहा कि वी जो कि ओरिजिनल साउंड की स्पीड है माइनस सोर्स की स्पीड वी एस है इंटू कैपिटल टी आ जाएगा। और कैपिटल टी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो लेमडा इज इक्वल टू वी इंटू कैपिटल टी माइनस वी एस इंटू कैपिटल टी। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने ये फार्मूला बनाया है यहाँ पे। ये वाला कि S इक्वल टू वी इंटू टी। सो यहाँ पे चूंकि वेवलेंथ के अंदर चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है, तो हमारे पास लेमडा प्राइम इज इक्वल टू वी स्पीड इंटू टाइम पीरियड माइनस वी एस इंटू टी। चूँकि बेसिकली वी प्राइम इंटू टी था, चूँकि वी प्राइम जो था वो वी माइनस वी एस था, तो वी माइनस वी एस इंटू टी आ गया। या हम कह सकते हैं कि टी को कॉमन निकाल लें, ये टी आ गया। अब ये जो टी है ये बेसिकली टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं वन बाई एफ। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी लेमडा प्राइम इज इक्वल टू वी माइनस वी एस इंटू वन बाई एफ। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, लेमडा प्राइम इज इक्वल टू वी माइनस वी एस डिवाइड बाई एफ। अब अगर वेवलेंथ चेंज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी ऑब्वियसली चेंज होगी, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं एफ है और एफ बेसिकली बराबर है वी डिवाइड बाई लेमडा प्राइम। लेमडा प्राइम हम कहते हैं क्योंकि साउंड की स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, फ्रीक्वेंसी जो चेंज हो रही है वो वेवलेंथ के चेंज होने की वजह से हो रही है। और यहाँ पे वेवलेंथ की इक्वेशन हम पुट करते हैं वी माइनस वी एस डिवाइड बाई एस एफ, वी माइनस वी एस डिवाइड बाई एफ। तो एफ मल्टीप्लाई होकर वो चला जाएगा, तो एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आएगा, एफ प्राइम इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई वी माइनस वी एस इंटू एफ। अब अगर आप देखें तो इस सपोज थोड़ी देर के लिए इस वी एस को भूल जाएं तो वी डिवाइड बाई वी, ये अगर वी डिवाइड बाई वी हो तो ये वन आ जाएगा, वन इंटू एफ। इसका मतलब है कि अपेरेंट फ्रिक्वेंसी और रियल फ्रिक्वेंसी ये सेम होगी। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ये सोर्स मूव ना कर रहा हो तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। अब ये सोर्स भी मूव कर रहा है तो ये माइनस हो रही है टर्म, तो इसका मतलब है कि ये ओरिजिनल जो वी है उसमें से वी एस माइनस होगा, तो डिनोमिनेटर डिक्रीज कर गया। जब डिनोमिनेटर डिक्रीज कर गया तो हमारे पास ये पूरे फैक्टर की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अपेरेंट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब सोर्स मूव कर रहा हो टूवर्ड्स लिसनर तो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी टू द कंपेयर टू द ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब है कि जब भी सोर्स मूव कर रहा हो टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर तो साउंड की जो पिच है वो हाई हो जाती है, या साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई हो जाती है। और ये इसका पहला केस। अब सेकंड केस के अंदर हम कहते हैं ये हैं
कि साउंड सोर्स मूव अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर। सारी इक्वेशंस की डेरिवेशन बिल्कुल उसी तरह से होगी, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास जो सोर्स है वो चूंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करके जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड एक दूसरे के अंदर ऐड हो जाएगी, तो v प्लस वी एस हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द इक्वेशन विल बी द सेम। तो अभी इस केस में ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, तो आप देखें तो यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज कर गई है। पहले ऑब्जर्वर यहाँ पे था तो वेवलेंथ डिक्रीज कर रही थी, तो यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है क्योंकि जो सोर्स है वो मूव करके जा रहा है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो इस केस में हमारे पास लेमडा जो आएगा वो लेमडा प्राइम इज इक्वल टू वी इंटू टाइम पीरियड प्लस वी एस इंटू टी आएगा, या टाइम पीरियड को कॉमन निकाल लें। अगर अगेन ये टाइम पीरियड जो है ये फ्रिक्वेंसी के बराबर आएगा तो हमारे पास लेमडा प्राइम की वैल्यू ये होगी, बिल्कुल पिछले केस का अपोजिट होगा, सिर्फ यहाँ पे हमने प्लस सिंबल लगा दिया। अब अगेन वही इक्वेशन एफ प्राइम इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय लेमडा प्राइम, चूंकि स्पीड सेम है सिर्फ वेवलेंथ चेंज हो रही है जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। अब वेवलेंथ की वैल्यू जो कि ये है यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा वी डिवाइड बाई वी प्लस वी एस इंटू एफ। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन गई वी डिवाइड बाई वी प्लस वी एस इंटू एफ आ गया। अब ये दोनों फैक्टर्स आपस में ऐड हो रहे हैं और जब ये इसमें डिवाइड होंगे तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी। जब ये पूरा का पूरा फैक्टर डिक्रीज़ करेगा इसका मतलब है कि अपैरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर रही है। और ये क्यों डिक्रीज़ कर रही है? जब सोर्स मूव करके जा रहा है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, हम कह सकते हैं कि जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में कम हो जाएगी। तो दिस मीन्स व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर देन द साउंड विल बिकम ग्रेव और पिच ऑफ द साउंड विल बिकम लो, या फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड विल बिकम लो, तो ये कम हो जाएगी। बिल्कुल पहले केस का ऑपोजिट केस है। अब हम ये करते हैं कि ऑब्जर्वर को मूव करवाते हैं टूवर्ड्स स्टेशनरी। ये कार रुकी हुई है और ये ऑब्जर्वर टूवर्ड्स मूव करके जा रहा है इस कार के, ये हमारा तीसरा केस होगा। और चौथा केस ये होगा कि ये ऑब्जर्वर मूव करके जा रहा होगा अवे फ्रॉम द कार। लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है कि पहले दो केसेस में जब सोर्स मूव कर रहा हो तो जो आवाज़ की पिच है, जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, दैट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ सोर्स है, और उसकी वजह से वेवलेंथ चेंज हो रही है, और वेवलेंथ के चेंज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। जबकि अगले दो जो केसेस हैं उसमें वेवलेंथ कांस्टेंट होगी। वेवलेंथ कांस्टेंट होगी तो बेसिकली क्या चीज़ चेंज हो रही होगी? स्पीड चेंज हो रही होगी। तो अगला केस देखते हैं, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स द स्टेशनरी साउंड सोर्स। तो अगर वो मूव करके जा रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिसनर है एल जो कि मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी वी एल। एल इन सबस्क्रिप्ट शोज दैट दिस इज द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर और लिसनर। तो इस केस में हमारे पास जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो बेसिकली v प्लस वी एल आ जाएगी। तो इस केस के अंदर वेवलेंथ कांस्टेंट रहेगी, वो जो आपको सर्कल नज़र आ रहे थे वो यूनिफॉर्म होंगे दोनों तरफ। तो हमारे पास जो रिलेटिव स्पीड है v इज इक्वल टू वी प्लस वी एल है। जो जनरल फार्मूला है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का वो क्या है, एफ प्राइम इज इक्वल टू वी प्राइम डिवाइड बाई लेमडा। अब लेमडा के साथ हमने प्राइम नहीं लिखा क्योंकि ये कांस्टेंट है। पिछले दो केसेस के अंदर v कांस्टेंट था, ठीक है, वो चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी जो चेंज हो रही थी बेसिकली वेवलेंथ की वजह से चेंज हो रही है। अब इन दो केसेस के अंदर लेमडा कांस्टेंट रहेगा। अब वी प्राइम की जगह वैल्यू पुट कर दी वी प्लस वी एल, ये आ गया। अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे। अब लेमडा किसके बराबर है? वी डिवाइड बाई एफ, जो ओरिजिनल वेवलेंथ है, ओरिजिनल स्पीड डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे वी डिवाइड बाई एफ जब पुट करेंगे तो एफ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वी आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी एफ प्राइम इज इक्वल टू वी प्लस वी एल इंटू एफ डिवाइड बाई वी। ये हमारे पास अपैरेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ जाएगा। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जब जब ऑब्जर्वर मूव करके जा रहा हो सोर्स की तरफ तब भी अपैरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है, साउंड की जो पिच है वो इंक्रीज हो जाती है, साउंड जो है वो पतली हो जाती है जब सोर्स मूव करके जा रहा हो टूवर्ड्स। उसका मतलब ये हुआ चाहे सोर्स मूव करके जा रहा हो ऑब्जर्वर की तरफ या ऑब्जर्वर मूव करके जा रहा हो सोर्स की तरफ, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करके जा रहा हो तो उस आवाज़ जो है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। ठीक है जी। और जब ये दोनों अवे मूव करके जाएंगे तो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। अब जो चौथा केस है वो बेसिकली यही है कि जब लिसनर मूव करके जा रहा है अवे फ्रॉम द सोर्स, तो इस केस के अंदर क्या होगा, जो हमारे पास रिलेटिव स्पीड होगी यहाँ पे v माइनस वी एल हो जाएगी। तो v माइनस वी एल हो गया। अगेन वही फार्मूला एफ प्राइम इज इक्वल टू वी प्राइम डिवाइड बाई लेमडा, सेम वही स्टेप्स हैं। यहाँ पे वी प्राइम की वैल्यू पुट कर दी वी प्लस वी एल डिवाइड बाई लेमडा। अगेन हम लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि वी ओवर एफ है,
ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई एफ प्राइम इज इक्वल टू वी माइनस वी एल डिवाइड बाई एफ। ये लेमडा की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की। तो इस केस के अंदर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि आप देखें यहाँ पे भी वी है, यहाँ पे भी वी है। अगर वी एल ना हो तो ये वन आंसर आए, क्योंकि ये इस वी में से माइनस हो रहा है और फिर उसके बाद डिवाइड होने, तो ओवरऑल ये फैक्टर डिक्रीज कर जाएगा, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी। तो इन चार केसेस से साबित ये हुआ कि जब सोर्स मूव कर रहा हो टूवर्ड्स लिसनर के या लिसनर मूव कर रहा हो टूवर्ड्स सोर्स के, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। और जब लिसनर मूव करके जा रहा हो अवे फ्रॉम सोर्स या सोर्स मूव करके जा रहा हो अवे फ्रॉम लिसनर, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में डिक्रीज कर जाती है। तो ये हमारे अभी तक के चार केसेस थे। अब इन चारों केसेस के अंदर हर केस के अंदर हमने एक चीज़ को हमने स्टेशनरी रखा था और दूसरी चीज़ को हमने मूव करवाया। अब जो हमारा पांचवा और छठा केस है, इन दोनों केसेस के अंदर हम ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों को मूव करवाएंगे। तो दो केसेस हो सकते हैं। पांचवें केस के अंदर हम देखेंगे व्हेन बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, और छठे के अंदर हम देखेंगे व्हेन बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। एक बात अगर आप याद करें तो हमने ये देखा था कि जब सोर्स मूव कर रहा हो तो जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी वो वेवलेंथ के चेंज होने की वजह से हो रही होती है, लेमडा चेंज हो रहा होता है जब सोर्स मूव कर रहा हो। और जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो या लिसनर मूव कर रहा हो तो रिलेटिव स्पीड बेसिकली चेंज होती है, लेमडा कांस्टेंट है, स्पीड चेंज होती है, ये जो भी हमने करंट केस देखा। अब जब दोनों मूव करके जा रहे होंगे टूवर्ड्स आर अवे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ भी इंक्रीज डिक्रीज कर रही है और रिलेटिव स्पीड भी इंक्रीज डिक्रीज कर रही है। तो दोनों फार्मूलाज यूज होंगे, यानी कि ये चीज भी यूज होगी, और जो पिछले केसेस के अंदर हमने देखा था कि जो लेमडा था उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही थी, तो हमने लेमडा प्राइम की वैल्यू भी पुट की थी, तो हम लेमडा प्राइम की वैल्यू भी पुट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पांचवें और छठे केस के अंदर लेमडा प्राइम की वैल्यू भी पुट करनी है और वी प्राइम की वैल्यू भी पुट करनी है, क्योंकि दोनों चेंज हो रहे हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले पांचवा केस देखते हैं, व्हेन ऑब्जर्वर एंड सोर्स बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है जी। तो जब ऑब्जर्वर और सोर्स ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करके जा रहे हैं, सपोज हम कहते हैं कि जी ऑब्जर्वर जो सोर्स मूव कर रहा है उसकी जो स्पीड है वो वी एस है, और ऑब्जर्वर जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड वी एल है, या लिसनर की स्पीड वी एल है, और ये दोनों बेसिकली एक दूसरे की तरफ मूव करके जा रहे हैं। इस केस में हमारे पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो बेसिकली दोनों के चेंज होने की वजह से होगी, वी प्राइम और लेमडा प्राइम दोनों की वजह से। तो अब इस इक्वेशन के अंदर हमने वी प्राइम की वैल्यू पुट करनी है और लेमडा प्राइम दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी उसका फार्मूला आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वी प्राइम है वो किसके बराबर है। जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करके जा रहे हैं तो उसका मतलब है कि इन दोनों की जो स्पीड्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, साउंड की स्पीड प्लस लिसनर की जो स्पीड है आपस में ऐड हो जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। और इक्वेशन 3 जो हमारे पास आएगी लेमडा, वही जो इक्वेशन हमने पहले ड्राइव की थी केस नंबर 2 3 के अंदर, वही लेमडा प्राइम इज इक्वल टू वी इंटू टी इंटू माइनस वी एस इंटू टी, और लेमडा प्राइम टी को कॉमन निकाल लिया तो लेमडा प्राइम इज इक्वल टू वी माइनस वी एस डिवाइड बाई टी है। कीप इन माइंड यहाँ पे हमने वी एल लिया हुआ है और यहाँ पे वी एस लिया है, क्योंकि सोर्स के केस में वेवलेंथ चेंज होती है। तो वेवलेंथ जब लेमडा की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो आपने सोर्स की स्पीड लेनी है, और जब आप रिलेटिव स्पीड देख रहे हैं तो वो रिस्पेक्ट टू जो साउंड की स्पीड है वो लिसनर के रिस्पेक्ट है, तो लिसनर की स्पीड हम आपने या ऑब्जर्वर की स्पीड यहाँ पे हमने डालनी है। तो इक्वेशन 2 और 3 में लेमडा प्राइम और वी प्राइम दोनों की वैल्यू यहाँ पे आ गई, इन दोनों को यहाँ पे पुट कर दें तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास आएगी एफ डबल प्राइम इज इक्वल टू वी प्लस वी एल, जो कि ये स्पीड की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय लेमडा प्राइम की वैल्यू, लेमडा यहाँ पे है, इसकी वैल्यू बेसिकली ये है वी माइनस वी एस डिवाइड बाई एफ, या एफ इधर नीचे मल्टीप्लाई उधर के आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा वी प्लस वी एल वी माइनस वी एस। तो अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर बेसिकली माइनस हो रहा है तो डिक्रीज होगा, जब डिनोमिनेटर लो हो रहा हो नोमिनेटर से तो उसका मतलब कि वैल्यू इंक्रीज करती हो, जब मल्टीप्लाई होगा फ्रीक्वेंसी के साथ तो आंसर आपके पास हायर आएगा, तो उसका मतलब कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी जब दोनों सोर्स और लिसनर एक दूसरे की तरफ मूव करके जा रहे हो, और जब एक दूसरे के अवे मूव करके जा रहे हो तो ये हमारा सिक्स्थ केस है, सॉरी यहाँ पे ये सिक्स्थ केस है। तो अगेन वही हमारे पास स्पीड और वेवलेंथ दोनों चेंज होंगी क्योंकि दोनों ही मूव कर रहे हैं। तो पहले स्पीड का फार्मूला हम देखें, जब दोनों अवे मूव करके जा रहे हैं तो v माइनस वी एल, यानी पहले केस में हमारे पास एड अप हो रही है, अब अवे मूव करके जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड एक दूसरे से माइनस होगी। सिमिलरली
जो लेमडा प्राइम होगा उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, वी टी माइनस वी एस इंटू टी को कॉमन निकाल लिया, वही ये टी 1/f बन जाएगा। तो लेमडा प्राइम की वैल्यू ये आ गई, वी प्राइम की वैल्यू और लेमडा प्राइम की वैल्यू इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 में पुट कर दें, हमारे पास इक्वेशन आएगी वी माइनस वी एल डिवाइड बाई वी प्लस वी एस डिवाइड बाई एफ। एफ नीचे डिवाइड हो जाए तो सब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ प्राइम इज इक्वल टू वी माइनस वी एल डिवाइड बाई वी प्लस वी एस। अब डिनोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर से ज़्यादा है, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 से लेस आएगा, और जब भी वैल्यू 1 से लेस आए तो मल्टीप्लाई है तो आंसर मज़ीद डिक्रीज़ कर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो कर जाएगी। तो हमने देखा ये जो हमारे पास 6 केसेस थे डॉपलर इफेक्ट के। पहला केस हमारे पास था जब सोर्स मूव करके जा रहा था टूवर्ड्स लिसनर, तो इस केस में हमने देखा कि वेवलेंथ चेंज हो रही थी और वेवलेंथ डिक्रीज़ कर रही थी, जिस वजह से फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हुई और साउंड की जो स्पीड है, साउंड की जो पिच है वो इंक्रीज़ कर गई। फिर दूसरा केस हमने देखा कि सोर्स मूव करके जा रहा था अवे, तो इस केस में फिर वेवलेंथ चेंज हुई और इस केस में जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ हुई और फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ हुई। ठीक है। अब तीसरा केस जो हमने देखा था कि ऑब्जर्वर मूव करके जा रहा है टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, तो इस केस के अंदर रिलेटिव स्पीड चेंज हो रही थी जिसकी वजह से फ्रिक्वेंसी चेंज हुई और फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हुई जब टूवर्ड्स मूव करके जा रहा था। और जब मूव अवे करके जा रहा था तो इस केस में स्पीड जो है वो अगेन चेंज हुई और उसकी वजह से जो फ्रिक्वेंसी है वो डिक्रीज़ कर गई और हम कहते हैं कि जी साउंड की पिच जो है वो लो हो गई। अब जब दोनों सोर्स और लिसनर टूवर्ड्स मूव करके जा रहे थे अगेन साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज़ हुई, चूँकि स्पीड भी रिलेटिव स्पीड भी चेंज हो रही है और वेवलेंथ भी चेंज हो रही है। दोनों की वैल्यूज हमने पुट की तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब दोनों टूवर्ड्स मूव करके जा रहे हो तो साउंड की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ कर जाती है और पिच हाई हो जाती है, और जब दोनों अवे मूव करके जा रहा हूँ तो अगेन फ्रिक्वेंसी बेसिकली डिक्रीज। तो जब भी अवे मूव होगा तो बेसिकली साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है वो लो होगी और जब टूवर्ड्स मूव होंगे तो साउंड की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी। अब अवे क्या चीज़ मूव होगी, या सोर्स या लिसनर या दोनों, और टूवर्ड्स को क्या चीज़ मूव होगी, या सोर्स मूव होगा लिसनर के या लिसनर मूव होगा सोर्स के, या दोनों एक दूसरे से अवे मूव होंगे। तो दोनों केसेस के अंदर हमारे पास जो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो ये बेसिकली डॉपलर्स इफेक्ट है। डॉपलर्स इफेक्ट की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। डॉपलर्स इफेक्ट की एक एप्लीकेशन बेसिकली रडार है। रडार बेसिकली रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करता है और ये रेडियो वेव्स जब ट्रांसमिट होके एक पर्टिकुलर कवरेज एरिया के अंदर, या जिसे रडार का फुटप्रिंट भी कहते हैं, जिसके अंदर अंदर वो चीज़ों को देख सकता है, उससे किसी भी चीज़ से रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं, तो उन वेव्स की, रिफ्लेक्टेड वेव्स की फ्रिक्वेंसी जो है वो डिफरेंट होती है। तो उस फ्रिक्वेंसी डिफरेंस से हम अंदाज़ा कर लेते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह पे मौजूद है, वो टूवर्ड्स रडार मूव करके आ रही है, रडार की रेंज से बाहर जा रही है, क्योंकि जब टूवर्ड्स मूव करके आ रहा हो तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ की होगी और जब अवे मूव करके जा रहा हो तो ये फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ कर रही होगी। ये बेसिकली फिनोमेना लिया गया है बैट जो चमगादड़ है उसके फिनोमेना से। चमगादड़ रात के वक्त उसको नज़र नहीं आता तो वो बेसिकली अपनी साउंड वेव्स को यूज़ करती है देखने के लिए। तो उसमें होता ही है कि अल्लाह पाक ने नेचुरली उसको ऐसे ऐसे सेंसर्स दिए हुए हैं जिसमें वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव्स या जो चीखें हैं वो जो है वो प्रोड्यूस करती है, जो कि रास्ते में आने वाली चीज़ों से टकरा के जब वापस आती हैं बैट की तरफ। अगर बैट फ्लाई कर रही है तो सोर्स इसका मतलब है कि मूव करके जा रहा है, तो फ्रिक्वेंसी के अंदर शिफ्ट आता है, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करती है। तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि आया कि ये सामने जो चीज़ पड़ी हुई है वो स्टेशनरी है, मूव करके आ रही है, इसकी तरफ मूव करके आ रही है, इससे अवे करके जा रही है, उसकी डायमेंशन क्या है, इवन उसकी बनावट कैसी है, ये भी उसे पता चल जाता है। तो आप इस वीडियो के अंदर आकर देखें कि बेसिकली बैट किस तरह से देखती है चीज़ों को। The bat will hear an echo that is lower in frequency than they call it originally produced. It is important that the bat be able to detect and be extremely sensitive to these echoes so that it can determine properties about the target object. When an echolocating bat approaches a target, its outgoing sounds return as echoes, which are Doppler shifted upward in frequency. In certain species of bats, which produce constant frequency echolocation calls, the bats compensate for the Doppler shift by lowering their call frequency as they approach a target. This keeps the returning echo Sorry, in the same frequency range. I have opened the wrong video. मैं बैट की जो वीडियो है वो जो एनिमेटेड वीडियो है वो आपको लिंक के अंदर
पेस्ट कर दूंगा। इस तरह से जो सोनर है जो कि साउंड वेव्स को भेजता है अंडर द सी, जो आबदोज़ें होती हैं वो समुद्र के नीचे देखने के लिए, क्योंकि रेडियो वेव्स, रडार की वेव्स जो है वो साल्टी वाटर के अंदर ट्रांसमिट नहीं की जा सकती, ट्रेवल नहीं कर सकती, इसलिए इंस्टेड ऑफ रेडियो वेव्स साउंड वेव्स को यूज़ किया जाता है। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो साउंड वेव्स को भेजता है और उनकी रिफ्लेक्शन को रिकॉर्ड करता है उसे हम सोनर कहते हैं। तो बेसिकली आप दोज़ों के अंदर ये सोनर यूज़ किया जाता है एज अ सॉर्ट ऑफ रडार। तो उसके अंदर भी फिनोमेना ये होता है कि साउंड वेव्स को ट्रांसमिट किया जाता है और उनकी रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स जो हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, और जो फ्रिक्वेंसी शिफ्ट होता है उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि पानी के अंदर कोई चीज़ वो मूव करके टूवर्ड्स आ रही है, या सबमरीन से अवे मूव करके जा रही है, या वो स्टेशनरी है। तो होप सो आपका आज का लेक्चर जो है वो बेनिफिशियल हुआ होगा आपको। अगर कोई क्वेश्चंस हैं या अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।